बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं प्रोफेसर अमार रवान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फिज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। हमने उसमें कुछ तरीके पढ़े थे कि हाउ वी कैन इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल और इन अ क्लोज सर्किट। उसके लिए हमने मोशनल ईएमएफ का टॉपिक पढ़ा। उसी को यूज़ करते हुए हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। फिर हमने उस करंट की डायरेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हमने लेंज़ेस लॉ डिवाइस किया। फिर हमने वहाँ से आगे एक म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक कल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जब एक कॉइल के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस साथ पड़ी हुई कॉइल पर होता है। जब एक कॉइल का फ्लक्स आपने चेंज किया, दूसरे में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। आपने पहली कॉइल के अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज किया था। करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर गया था। मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से जो दूसरी कॉइल थी उसमें फ्लक्स कम ज़्यादा हो रहा था। जैसे ही प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती थी, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स बढ़ जाता था। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की कम हुई, सेकेंडरी का फ्लक्स कम हो गया। तो वो जो फ्लक्स चेंज हो रहा था सेकेंडरी में ना, तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होती थी। उस ईएमएफ के लिए फिर हमने एक फार्मूला भी डिवाइस किया, दैट वाज E इक्वल्स टू -m डेल्टा I ओवर डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और साथ हमने कांस्टेंट जो यूज़ किया वो कांस्टेंट था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या है कि वो एक ही कॉइल है, उस एक कॉइल के अंदर जब हम करंट चेंज करते हैं उसी के अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ही कॉइल है। अगर हम उस कॉइल को ड्रॉ करें तो वो कॉइल कुछ यूँ है कि ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने एक वायर को लपेट रखा है और वायर को लपेटने के बाद हमने उसको प्रोवाइड कर देना है करंट। सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन कोर, ये आगे हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है। इसके ऊपर हमने एक कॉइल को बाउंड करना है। और कॉइल को हमने किस तरह से बाउंड करना है कि आप यूँ समझें कि इसके ऊपर एक वायर बाउंड की गई है और वो बाउंडेड वायर आपको कुछ यूँ नज़र आएगी। जितना आप क्लोज़र बाउंड करेंगे उतना बेहतर होगा। मतलब ये लूप्स जितने एक दूसरे के क्लोज होंगे उतना ही हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, उतना ज़्यादा फील्ड इसमें होगा। अब होगा यूँ कि जब हम इस कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, इसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। यही कॉइल, इसका अपना हमने फील्ड चेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका अपना फ्लक्स भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो इस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन। कि अगर एक ही कॉइल हो और उसी के अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो इस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव, और करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं एक रियोस्टेट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक लगा दिया रियोस्टेट। अब आप जब इस टर्मिनल को मूव करेंगे, करंट की वैल्यू चेंज करेंगे। करंट की वैल्यू चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। जहाँ पर करंट की अमाउंट ज़्यादा होगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, जहाँ पे करंट की अमाउंट कम वहाँ तब फील्ड वीकर होगा। तो उसकी वजह से होगा क्या, इस कॉइल के अंदर से जो अपनी लाइंस पास कर रही हैं उन्हीं लाइंस की तादाद कभी कम होगी कभी ज़्यादा, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इस फिनोमेनन को हम नाम देते हैं, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन। एक ही कॉइल है, इसी कॉइल का आपने फील्ड चेंज किया, इसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरह होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, नॉर्थ से साउथ, और विद इन द कॉइल साउथ से नॉर्थ, और इस कॉइल के बाहर नॉर्थ से साउथ होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल और इस साइड पर ये साउथ। और कॉइल के अंदर सिचुएशन क्या होगी कि लाइन साउथ से किधर मूव कर रही होंगी, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही होंगी, जबकि कॉइल के आउटवर्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब ये जो कॉइल है, इस कॉइल को यहाँ पर आकर हम नाम दे देते हैं, दिस कॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड इंडक्टर,
इस कॉइल को हम नाम क्या दे देते हैं, इंडक्टर। इस कॉइल के लिए दूसरा नाम जो हमने पढ़ रखा है, इसी कॉइल को हम नाम दे रहे थे सोलेनॉइड। इसी कॉइल के लिए जो एक और नाम हम यूज़ करते हैं वो हम इसको कहते हैं जी इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म, थोड़ी देर बाद मैग्नेटिज्म भी वाइप आउट हो जाता है। सो इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेट, कि ये आर्जी मैग्नेट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। कि टेम्परेरी का मतलब ये है कि आर्जी, जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ख़त्म मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। देखें यहाँ पर जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना कॉइल का, वो क्यों हो रहा है, वो करंट के चेंज होने की वजह से हो रहा है। अगर आप करंट को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से क्या चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने टेक्निकली ये इक्वेशन थोड़ी सी गलत है, क्यों, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर। तो चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट। कि आप जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज करें, करंट चेंज करेंगे, फ्लक्स उतना ज़्यादा चेंज होगा। फ्लक्स डिपेंड करता है चेंज इन करंट के ऊपर। और फिर नंबर ऑफ कॉइल, टर्न्स ऑन द कॉइल। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कितने शो किए, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्न्स। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स भी कह सकते हैं, वो भी मल्टीपल है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा आपके पास इफेक्ट होगा फ्लक्स के ऊपर। तो इसको फिर हम यूँ लिखते हैं, एन डेल्टा फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई, कि जितनी तेज़ी से आप करंट चेंज करेंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्ट इस पर होगा एन डेल्टा फाई के ऊपर। नेक्स्ट, यहाँ पर हम अगर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ करें तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक ई एस इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉयल। अब प्राइमरी सेकेंडरी का तो नहीं रहा ना, एक ही कॉयल है, तो सिंपल ईएमएफ हम उसको कहते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये है जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अगर हम इस इक्वेशन को कंप्लीट करें, इस रिलेशन को, तो इस रिलेशन को कंप्लीट करने पर प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होगी। प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो आपके पास सिचुएशन कुछ यूँ होगी, एन डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू एल डेल्टा आई। हमने प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके हमने एक कांस्टेंट नया लगा दिया। दिस कांस्टेंट इज एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इस कांस्टेंट का नाम है, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। जिस तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम एम यूज़ करते हैं, इसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस के लिए कैपिटल एल यूज़ किया जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक हो गया। और अगर आप उस सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखें तो आप यूँ लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा आई। यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें, मैं इस इक्वेशन को मर्ज करके लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर टी। अब एन डेल्टा फाई हमने किसकी को लिखा था, हमने एन डेल्टा फाई को कहा एल डेल्टा आई। ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन को नाम दे दे 1 का, बाय पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, by putting value from equation number 1 by putting value from equation number 1, अगर हम equation number 1 से वैल्यू पुट करें तो induced EMF will be equal to
E is equals to minus n delta phi L delta I L delta I over T। इंड्यूस्ड EMF किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? इंड्यूस्ड EMF डिपेंड कर रही है चेंज इन करंट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर मैं रिजल्ट लिखूं तो मैं इसको यूं कह सकता हूं, इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ये टाइम वर्ड का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है रेट, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, and what is this I? This I is current. So rate of change of current is directly proportional to EMF। मतलब EMF जितनी तेज़ी से आप करंट बढ़ाएंगे EMF उतनी तेज़ी से बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा EMF को इन्हेंस कौन करेगा? ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स। वो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे ना EMF उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए तो हमने n डेल्टा फाई की जगह पुट किया था L डेल्टा I। यहाँ से अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए दूसरा फार्मूला लिखें, जिस तरह हमने यहाँ पर ये लिखा ना, हम यहाँ से फार्मूला अगर लिखें तो मैं माइनस साइन नहीं लगाऊंगा। माइनस साइन क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज ये माइनस साइन स्पेसिफाई कर रहा है लेंज़ेस लॉ को। तो आज हम इसको डिटेल में एंड पे डिस्कस करेंगे कि ये माइनस साइन असल में आता क्यों। उससे पहले मैं ज़रा L सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक्सप्लेन कर दूँ। अगर सेल्फ इंडक्टेंस के लिए लिखें तो T उधर मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा I डिवाइड होगा। सो L विल बी इक्वल टू, सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू EMF इंटू टाइम ओवर चेंज इन करंट। डेल्टा टी को मैं मूव करवा रहा हूँ थर्ड डिनोमिनेटर में। अगर मैं डेल्टा टी को थर्ड डिनोमिनेटर में मूव करवा दूँ तो L इज इक्वल टू, ये हमारे पास कुछ यूँ होगा, L इज इक्वल टू EMF ओवर डेल्टा I ओवर डेल्टा टी। तो सेल्फ इंडक्शन किसकी इक्वल है? EMF और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की रेशो। The ratio between induced EMF and rate of change of current is called self-inductance। ठीक है, if the ratio between induced EMF and rate of change of current is called self-inductance। ये भी इसको डिफाइन करने का तरीक़ेकार है। और सेल्फ इंडक्टेंस को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द कांस्टेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर a single coil that induces an EMF within itself ड्यू टू चेंज इन करंट इन द कॉयल। कि एक ऐसी कॉयल की सेल्फ इंडक्शन, मतलब एक ऐसी कॉयल की इंडक्टेंस की कांस्टेंट जिसमें आपने करंट चेंज किया, करंट के चेंज करने से उसके अपने अंदर ही EMF इंड्यूस हो गई है। तो इसके लिए जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। और याद रखिएगा, जब भी आप यूनिट्स को डिफ़ाइन करते हैं ना, तो यूनिट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम सहारा लेते हैं यूनिटी का। तो यहाँ पर जब हम यूनिट्स का सहारा लें तो इंडक्टेंस के लिए यूनिट हेनरी। फिर वही बात, हेनरी क्यों? वो साइंटिस्ट जोसेफ हेनरी को क्रेडिट देने के लिए, उनको क्रेडिट किस बात का? क्योंकि उन्होंने ही इन दोनों फिनोमेनन सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को उन्होंने सबसे पहले डिफ़ाइन किया। यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए। तो इस बेस पर उनको हम देते हैं क्रेडिट, और क्रेडिट देते वक्त फिर हम यूनिट जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का दोनों के लिए हम हेनरी यूज़ करते हैं। सो अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हेनरी पुट करूँ H, और इसको कंप्लीट लिख लेते हैं हेनरी, और चूंकि यूनिट कभी भी कैपिटल में नहीं होता, सो स्मॉल h हेनरी इज इक्वल टू EMF। EMF का यूनिट वोल्ट, सो 1 वोल्ट ओवर करंट का यूनिट एम्पियर, सॉरी एम्पियर, AMP it would be enough over टाइम। टाइम का यूनिट सेकेंड, और सेकेंड को हम लिख लेते हैं SEC। अब यूनिट को जब भी डिफाइन करना है तो यूनिटी से करना है, तो सब चीज़ों के साथ 1 लगा दें। 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 सेकेंड।
if a rate of change of current is 1 ampere per second and the EMF being induced in the coil is 1 volt, then mutual inductance will be equal to 100. अगर किसी कॉयल के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पेयर का करंट चेंज है और उसकी वजह से 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस्ड हो, देन म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू 100. ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना, तो आपने यहाँ से आपको थोड़ा सा बेहतर अंदाज़ा हो जाता है. 1 वोल्ट करंट के लिए 1 एम्पेयर, टाइम के लिए 1 सेकेंड. If rate of change of current is 1 ampere per second, if rate of change of current is 1 ampere per second induces an EMF of 1 volt, then self induction will be equal to 100. ठीक है, तो ये तरीक़ेकार होता है किसी यूनिट को डिफ़ाइन करने का. न्यूटन को जिस तरह आप डिफ़ाइन करते हैं, आप उसका फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल, F इज इक्वल टू ma और मास की जी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. if a body has a mass 1 kg and has an acceleration of 1 meter per second square, then the force will be equal to 1 Newton. तो यहाँ पर भी उसी तरह हमने जब 1 हेनरी को डिफ़ाइन करना है तो हमने उसको यूनिट की बेस पर, यूनिटी के बेस पर करना है. यूनिट नाम ही इसी चीज़ का है कि आप तमाम तर वैल्यूज़ को यूनिटी 1 कंसिडर करके बात करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस माइनस साइन? ये माइनस साइन क्या चीज़ है? ये माइनस साइन यहाँ पर शो करता है लेंज़ेस लॉ को. व्हाट इज़ लेंज़ेस लॉ? लेंज़ेस लॉ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट आएगा कॉइल के अंदर, उस कॉइल में जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो उस चेंज को अपोज करेगा. ठीक है, अब इस सर्किट में समझते हैं कि कैसे होगा. यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव. हम अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल नॉर्थ पोल मेरा इस साइड पे बनेगा, जिसको मैंने पहले से लिख रखा है. कैसे बनेगा? तो उसके लिए यूँ है कि यहाँ पर लगेगा डॉट, यहाँ से करंट आपकी तरफ फ्लो कर रहा है, यहाँ पर लगेगा क्रॉस, करंट आपसे अवे फ्लो कर रहा है. ठीक है, और नीचे हर जगह पर क्रॉस ही होगा हर लूप के ऊपर, और ऊपर हर लूप के ऊपर डॉट लग जाएगा कि करंट वहाँ से आपकी तरफ फ्लो कर रहा है. सो व्हेन यू विल अप्लाई राइट हैंड रूल, तो जब आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इससे आपको क्लियर कट पता चलेगा कि कर्लिंग फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में हो, यहाँ से करंट आपकी तरफ फ्लो कर रहा है, तो आप इसको यूँ ग्रास्प करेंगे राइट हैंड से, एंड थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल. नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ? सर्किट के अंदर रीज़न क्या है करंट की प्रोडक्शन की? करंट की वैल्यू का कम होना, करंट की वैल्यू का ज़्यादा होना. जब आप सर्किट के अंदर करंट को कम कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट की डायरेक्शन में ही आएगा. वो क्या कोशिश करेगा कि करंट को बढ़ाए. क्यों? क्योंकि कॉज क्या है? करंट का कम होना. जब करंट कम हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ उसको बढ़ाएगा. क्यों बढ़ाएगा? ताकि वो उस कॉज को ख़त्म कर सके. कर तो नहीं पाएगा, बट इट विल ट्राई इट्स बेस्ट. इसी तरह जब आप सर्किट के अंदर करंट बढ़ा रहे हैं, उस वक्त इंड्यूस ईएमएफ किस तरह बिहेव करेगा? उस वक्त इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से बिहेव करेगा कि वो उसको कम करे. ठीक है, वो उस इफ़ेक्ट को जब कम करेगा तो उस इफ़ेक्ट को कम करते वक्त वो करंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है. मतलब उस चेंज, उस कॉज के अगेंस्ट, मतलब वजह की हमेशा मुखालफत होती है. सो इस वजह से हम यहाँ पर लगाते हैं नेगेटिव साइन. फिर इसमें ना टॉपिक आपका यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट. तो अगर इसमें डिस्कस करें कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको डिस्कस लिखना किस तरह, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आपने इसकी डायग्राम बनाने के बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपने ये एक्सप्लेन करना है कि इसी कॉइल के अंदर आपने करंट चेंज करना है. करंट के चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाता है. क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जब आप करंट को चेंज करते हैं, करंट मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है. ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए. जब यहाँ पर डेल्टा बी हो जाएगा तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा. और फ्लक्स किसको आगे इंड्यूस करता है? चेंज इन फ्लक्स हो तो आगे वो प्रोड्यूस करता है EMF, डेल्टा फाई ओवर टी, फैराडेस लॉ. ठीक है,
करंट चेंज करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो फ्लक्स चेंज हो जाता है, और अगर फ्लक्स चेंज हो जाए तो ईएमएफ बढ़ हो जाती है प्रोड्यूस। तो यूं सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये पूरी चेन आपको याद होनी चाहिए, और इसी को आपने एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का पोर्शन बढ़ा देंगे करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जब हम रेजिस्टेंस को कम करेंगे करंट बढ़ जाएगा। और हमने ये काम कॉन्टीन्यूसली करना है, मुसलसल हमने उस पॉइंटर को मूव करवाना है, कभी वैल्यू कम कभी वैल्यू ज़्यादा। तो इस तरह से मुसलसल सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। नेक्स्ट, जब बी चेंज होगा, बी जब ज़्यादा करंट है ईएमएफ, जब करंट ज़्यादा है तो बी की वैल्यू ज़्यादा, जब करंट कम होगा बी की वैल्यू कम होगी। बी चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, और चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसकी इक्वल होता है? ईएमएफ। सो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये हो गई एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आपने लिखना है पूरा प्रूफ तरतीब से। प्रूफ में आपने उसी तरह सेल्फ इंडक्टेंस के कांस्टेंट को डिफाइन करें, फिर उसके बाद उसके यूनिट को डिफाइन करें प्रॉपर 1 हेनरी। और 1 हेनरी एक तो यूनिट इसका ये हो गया, दूसरा यूनिट इसका बनता है वोल्ट। इस फॉर्मूले से अगर आप देखें, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट, टाइम का यूनिट सेकंड, और करंट का यूनिट एम्पेयर। जब इस एम्पेयर को आप ऊपर मूव करते हैं तो ये यूनिट हो जाता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ठीक है, तो ये भी इसका यूनिट है इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। एक यूनिट आपने इसका हेनरी लिखा, और दूसरा यूनिट कौन सा जी? वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। ईएमएफ का यूनिट वोल्ट, टाइम का यूनिट सेकंड, और एम्पेयर का करंट का यूनिट एम्पेयर। और जब आप एम्पेयर को ऊपर मूव करते हैं वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। नेक्स्ट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी हैं अगले टॉपिक्स के लिए। अगले टॉपिक में हमने टॉपिक है जी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो असल में होता क्या है कि जब हम इंडक्टर में से करंट पास करते हैं ना, तो करंट पास करते वक्त इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और इस मैग्नेट को मैंने क्या नाम दिया? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद, मैग्नेटिज्म ख़त्म। तो यही चीज़ दूसरा नाम को लीड करती है, दैट इज़ टेम्परेरी मैग्नेट। कि आर्जी तौर पर मैग्नेट है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पास है, जब करंट ख़त्म हो गया उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट यहाँ पर इसके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब तक रहता है? मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट आपने पास किया, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट कब तक उसके पास रहेगा? तो ये बात याद रखिएगा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट उसी वक्त ख़त्म नहीं हो जाता। इट विल टेक बिट अ लिटिल टाइम। और प्रोड्यूस होते वक्त भी ये नहीं है कि फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगा, इट विल टेक लिटिल टाइम। असल में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक के चैप्टर नंबर 17 के अंदर। उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। असल में जितने भी कंडक्टर्स हैं ना, उनके अंदर होती हैं डोमेन्स। बस आपने एक ज़हन में ये वर्ड रखना है। अब उन डोमेन्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करना नामुमकिन है, क्योंकि ये चैप्टर 17 का टॉपिक है ना। तो इन डोमेन्स की जो डायरेक्शन होती है ना, ये कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई लेफ़्ट, कोई राइट, कोई अपवर्ड, कोई डाउनवर्ड। तो उनकी चूँकि फ़िक्स डायरेक्शन नहीं है, तो हमने उन्हीं डोमेन्स को करना होता है अलाइन। मतलब यहाँ पर अगर मैं डोमेन्स ड्रॉ करूँ ना, तो डोमेन्स यहाँ पर उनकी डायरेक्शन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कोई डोमेन यहाँ से लेफ़्ट साइड पर है, कोई यहाँ पर है, कोई डाउनवर्ड है, कोई इस डायरेक्शन में है। यूँ डिस्टॉर्टेड किस्म का फील्ड है इसका। जब आप किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं ना, तो करंट असल में इन्हीं डोमेन्स को अलाइन करता है। जब ये डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं ना, ये डोमेन्स असल में इफ़ेक्ट होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सिंपली एक कंडक्टर पड़ा है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करते हैं। रैंडम मूव करते हैं कि उनकी जो डोमेन्स हैं वो सारी की सारी रैंडम है, उनमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, आप इसको बैटरी के टर्मिनल से ज्वाइन करें, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, तो सारी की सारी डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं। तो ये जो अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स है ये फ़ौरन से नहीं होगी, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। तो जब उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मतलब जो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो थोड़ा सा टाइम लेगी। हार्डली इट विल टेक 1.5 मिनट। ठीक है, एक आधा मिनट लगेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें ईएमएफ वो मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। आप करंट पास करते रहें, मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा वो अपने फुल पीक पर होगा, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम।
कि इससे आगे आप मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जब सारी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में हो जाती हैं तब उसके बाद मैग्नेटिज्म और इंड्यूस नहीं हो सकता, आप और मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर आप उस वक्त बेशक करंट ऑफ करते हैं। अब जितनी देर आपको लगी मैग्नेटाइज करने में उतनी ही देर लगेगी वापसी में। अगर आपने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया था इसके अंदर 2 मिनट के बाद आया था प्रॉपर फुल फॉर्म, तो इसी तरह करंट के ऑफ हो जाने के बाद डीमैग्नेटाइज होते वक्त भी उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम मैग्नेटाइज होने में लगा था। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, जब इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म, मतलब ये डोमेन्स अलाइन होगी ना तो उसके बाद इनको फिर से रैंडम आने के लिए फिर ये थोड़ा सा टाइम इनको लगता है और उसके बाद डोमेन्स खुद से फिर से रैंडम उसी तरीके से हो जाती हैं कि उनका आपस में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट और अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, इसको इंडक्टर भी कहा जाता है। क्यों? वो सेल्फ इंडक्शन की वजह से कि ईएमएफ अपने अंदर ही इंड्यूस करवा ले, तो वहाँ से इसके लिए नाम यूज़ करते हैं हम इंडक्टर। और सोलेनॉइड तो इस कॉइल का पुराना नाम है। फिर इस टॉपिक को अगर आप पढ़ें ना गौर से तो इसमें एक और वर्ड भी वो लिखते हैं, इसमें एक और वर्ड लिखा हुआ है, इट मस्ट बी वाउंडेड, द कॉइल मस्ट बी वाउंडेड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, कि कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड करना है। मतलब क्या इस बात का मतलब है, ये है वो कोर, इसके ऊपर आपने वायर को वाउंड करना है और यहाँ पर सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। ये क्या बात है? ये इसका मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं, लाइक स्टील एक मटेरियल है, आयरन है, कॉपर है, तो आप कोर किसी भी चीज़ की बना तो सकते हैं वैसे। मतलब आप एक कॉपर की बार लेकर उसके ऊपर वाउंड कर दें, एल्युमिनियम की बार लेकर उसके ऊपर वाउंड कर दें, लाइक स्टील यूज़ कर लें, आयरन यूज़ कर लें। तो आयरन ही क्यों यूज़ करते हैं? इन अलाइनमेंट्स की वजह से, वो एलिमेंट जो तेज़ी से अलाइन होंगी, जिसकी डोमेन्स जो मैग्नेटाइज तेज़ी से होगा, सिंपल इज़ दैट, जो मैग्नेटाइज तेज़ी से होगा उस मटेरियल को हमने यूज़ करना है। और इस मामले में आयरन इज़ द बेस्ट वन। आयरन सबसे बेहतरीन है इस काम के लिए कि आपने उन डोमेन्स को अलाइन करना है ना, तो आयरन में से जब आप करंट पास करते हैं ना, आयरन फ़ौरन से मैग्नेटाइज होता है। और इसी तरह बाकी जो सब्सटेंसेस मैंने नाम लिए, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, इट विल टेक बिट अ लिटिल टाइम। और एल्युमिनियम और स्टील के केस में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आपने अगर मैग्नेटिक इफेक्ट का बिहेवियर देखा हो ना, आयरन और स्टील एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी आयरन और मैग्नेट एक दूसरे को अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। स्टील और मैग्नेट कम अट्रैक्शन रखते हैं, ना होने के बराबर। उसके पीछे भी इन अ सेंस यही वजह होती है कि हर मटेरियल के पास एक जैसा मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, तो इस वजह से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन हर मेटल की नहीं होती। कुछ मेटल्स बहुत अच्छा रिस्पांस देती हैं, कुछ मेटल्स वीकली रिस्पांस देती हैं और कुछ बिल्कुल रिस्पांस उसको नहीं करती। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उनका अपना मैग्नेटिक इफेक्ट, कि वो उससे इन्फ्लुएंस होगा भी सही या नहीं। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन। अब आयरन के आगे से भी आयरन की भी किस्में हैं। ठीक है, आयरन भी सिर्फ हमें एक फॉर्म में तो नहीं मिलता। जो प्योर फॉर्म में आयरन है ना, वो सॉफ्ट आयरन के केस में आता है। सॉफ्ट आयरन से मुराद कि जो तेज़ी से मैग्नेटाइज हो। अब वो तेज़ी से मैग्नेटाइज होगा तो डीमैग्नेटाइज भी बहुत तेज़ी से होगा। इसी वजह से आपकी बुक के इन जो चैप्टर्स हैं ना, इस चैप्टर में ख़ास तौर पे यही लिखा जाता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक मैग्नेटिज्म है। असल में बात ऐसी नहीं है। असल में बात ये है कि मैग्नेटिज्म आने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि डीमैग्नेटाइज होने में, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन ये नहीं होनी चाहिए कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी है। नो, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ सब्सटेंस इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एंड सिमिलरली व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ आफ्टर सम टाइम it does not behave like a magnet, so it is called an electromagnet or electricity dependent magnet, and secondly it is also called a temporary magnet। वो आम मैग्नेट को हम परमानेंट मैग्नेट क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कि उसमें ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए। एक दफ़ा आपने उसे मैग्नेटिज्म प्रोवाइड कर दिया, वो अपने अंदर उसी तरह उस चीज़ को स्टोर रखता है, और जब आप उसको चाहें
भी सही तो आप उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। और ये जो आम मैग्नेट है ना, उसके अंदर हम खुद से उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस करते हैं, हम खुद से डिज़ाइन करते हैं कि एक मैग्नेट कितना मैग्नेटाइज करना है। तो जब वो हम बना रहे होते हैं मैग्नेट के अंदर, तो उसको करंट प्रोवाइड किया जाता है और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि किसी मैग्नेट के पास कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो सेल्फ इंडक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है। और प्रूफ लिखने के बाद या यूनिट लिखने के बाद जो मैंने चीज़ें डोमेन की या ये एक्सप्लेन की, इनको पेपर में आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए था। आगे इस चैप्टर में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ानी हैं, ट्रांसफार्मर वहाँ पर काम आएगा, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर वहाँ पर ये चीज़ काम आएगी। तो इसलिए आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये बता दिया, वरना चैप्टर 17 जब आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपसे डिटेल में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।